हेलो एवरीवन। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम किसी भी टॉपिक के ऊपर पढ़ाई नहीं करेंगे। आज हम जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि मैंने थंबनेल में ही लिखा था कि मैंने हाउ आई क्लियर यूजीसी नेट मल्टीपल टाइम्स। तो मैंने किस तरीके से इस यूजीसी नेट की जर्नी को शुरू किया था और किस तरीके से मैंने जो है आज 4 बार यूजीसी नेट का एग्जाम मैंने क्रैक किया, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या दिक्कतें मेरी लाइफ में आई, क्या कैसे करके मैं ये सारी चीजें अचीव कर पाया, और जो है जाके आखिर में मैं एक कैसे एक सक्सेसफुल लेक्चरर के तौर पे अभी एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए शुरू शुरू में हर कोई क्या करता है, ये कि 20 मदान की बुक एज ए बिगिनर हर कोई जो है क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर एनडीए यूजीसी नेट की ये किताब, ये भी वो बहुत बार पढ़ते हैं। ठीक है, एज ए बिगिनर मैंने भी ये दोनों किताबें पढ़ी, एक इकोनॉमिक्स के लिए, दूसरा पेपर 1 के लिए। तो ये दोनों किताब मेरे काम पे तो आई, मैंने जो सारी चीज़ें सीखनी थी मुझे, मैंने इकोनॉमिक्स वाले ये वाले बुक से, अरिहंत की जो कि एनडीए यूजीसी नेट आरएफ और सेट के लिए है, अरिहंत का, और एक पियर्सन का जो कि केवीएस मदान के द्वारा लिखा गया है। तो मैंने भी एज ए बिगिनर ये दोनों किताबें पढ़ी, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। रैंडम तरीके से मैंने भी इन दोनों किताबों को पढ़ा है। पेपर इसमें देखिए 2019 से लेके 2022 तक के सारे पीवाईक्यूज थे, उसको सॉल्व किया। उसमें इसमें जो है एक्सप्लेनेशन भी था उन सारी चीज़ों का, लेकिन फिर भी जो है पहले अटेम्प्ट पे मैं फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई प्लान नहीं, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है एग्जाम में, कोई किसी का गाइडेंस नहीं था प्रॉपर तरीके से, बोल सकते हो आप। तो पहला अटेम्प्ट जो है मैं फेल हो गया था। फिर मैंने उसी अटेम्प्ट में ठान लिया था कि मुझे नेक्स्ट टाइम जो है नेट या जीआरएफ जैसे भी करके क्रैक करना है। तो फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, बहुत सारे वहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे थे, बहुत सारे स्ट्रेटजीज के बारे में बता रहे थे, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने भी एक सर से पढ़ाई की, वो मुझे गाइड करते थे। मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप बोलोगे कि प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं अभी किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा। तो उनसे मैंने पढ़ाई की, उनका जो है स्ट्रेटजी, उनका जो गाइडेंस था वो मेरे बहुत काम आया। मैंने वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की। किस तरीके से नोट बनाना है, किस तरीके से अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या पढ़ना है, और क्या क्या चीज़ें मुझे थ्रू आउट दी जर्नी, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है, वो सारी चीज़ें मुझे उनसे गाइडेंस अच्छे तरीके से मिल पाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने टाइम को जो है जितना भी हो, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, उसके अकॉर्डिंग मैं जो है हर दिन लगातार पढ़ने लगा। तो शुरू शुरू में मैंने दोनों यूनिट्स, दोनों किताब, पेपर 1 के लिए, दोनों पेपर्स के लिए, पेपर 2 के लिए भी मैंने, और उसका नतीजा आप देख सकते हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी नहीं, बल्कि 4 4 बार मैंने जो है आज नेट क्रैक कर लिया है। और ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप भी चाहते हो उसी तरीके से मेहनत करना, उसी स्ट्रेटेजी को समझना, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आप सभी पढ़ रहे हो मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं पता, इसलिए आप जो है नेट के एग्जाम को क्रैक करने में असफल हो रहे हैं। तो मैं आपको वो सारी चीजें 1 बाय 1 डिस्कस करके अभी बताऊंगा। जैसे कि स्ट्रेटेजी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सिलेबस कैसे कवर करना है, सिलेबस को किस तरीके से देखना है। ठीक है, फिर है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरी थ्रू आउट दी जर्नी, जो कि आप नेट जीआरएफ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। थर्ड, क्वेश्चन एनालिसिस किस तरीके से करना है वो हम देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जब आप क्वेश्चन एनालिसिस कर लो उसके बाद रिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है, और साथ ही साथ कैसे आपको रिवाइज करना है वो आपको जानना पड़ेगा। फिर कैसे जो है ये सारी चीजें पढ़ लेने के बाद आपको एग्जाम में जाके ये सारी चीजें कैसे एग्जीक्यूट करनी है,
मतलब एग्जाम के में बैठने के टाइम ही क्या होता है, कुछ स्टूडेंट का, कुछ एस्पिरेंट्स का जो है माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, मतलब जो चीजें वो पढ़ के भी गए होते हैं वो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो वहां पे कैसे पैनिक नहीं होना है, किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, वो सारी चीजें मैं आपको आज जो है बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो है सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको जो है इसकी ऑथेंटिक सिलेबस यूजीसी नेट के लिए एनटीए के वेबसाइट में मिल जाएगी। एनटीए यूजीसी नेट की वेबसाइट में आप वहां से जाके इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट मतलब सिलेबस को वहीं वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप अगर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में हो तो मैंने वहां पे ये सेंड किया हुआ है, ठीक है। पेपर 1 के लिए और पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने इंग्लिश में जो है सिलेबस डाउनलोड करके उस ग्रुप में सेंड कर दिया है, ठीक है। अगर फिर भी आप हमारे साथ अगर कोई दूसरे भी अगर देख रहे हो इसको, तो आप इस चैनल के थ्रू हमारे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, और वहां से आप सारी चीजें जैसे कि पीवाईक्यूज, नोट्स और जो है हमारे सिलेबस कट ऑफ वगैरह मैं वहां पे शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहां से वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप जाके अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो जाके ज्वाइन कर लेना, इस चैनल के अबाउट सेक्शन में उसका लिंक मेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस आपको जो है वहां से डाउनलोड करना है, उसका जो है प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है। और फिर देखो दोनों पेपर में क्या होते हैं, 10-10 यूनिट्स डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। पेपर 1 में भी 10 यूनिट, पेपर 2 में भी 10 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। तो पेपर 1 के 10 यूनिट्स को आपको जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास दिन में मिनिमम आपको 6 घंटे चाहिए पढ़ने के लिए, मैक्स अगर मैं बोलूं तो 6 घंटे बहुत है पढ़ने के लिए। अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशन हो, मतलब वर्किंग हो, प्रोफेशनल हो, तो आपको जो है टाइम अपने अकॉर्डिंग कम से कम 4 घंटे तो दिन में देने ही होंगे, क्योंकि ये सब बिना पढ़ के आप जो है नेट क्रैक करने के बाद तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से इस आप अगर सीरियस हो इस एग्जाम के लिए, तो अगर वर्किंग प्रोफेशन हो तो 4 घंटे मिनिमम आपको देने हैं। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन में ही अपनी जो है एनर्जी लगा रहे हो तो दिन में 6 घंटे बहुत है प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है। तो उसी 6 घंटे को क्या करोगे आप, पेपर 1 के लिए 3 घंटे, पेपर 2 के लिए 3 घंटे। पेपर 1 में हर एक यूनिट को कम से कम 3 दिन तक आप पढ़ो, और अगर आपको बोर लगता है वहां पे पढ़ने के टाइम, जो लगातार अगर आप 3 घंटे पेपर 1 को नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप अल्टरनेट तरीके से हर एक घंटे को स्विच करके पेपर 1 पेपर 2 में, अगर पेपर 1 पढ़ लिए 1 घंटा, अगर आपको बोर लगने लगा तो दूसरे यूनिट में पेपर 1 के शिफ्ट ना होके क्या करना है आपको, पेपर 2 का कोई एक यूनिट पकड़ लेना है, जब तक कि वो कंप्लीट ना हो उसी को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप अल्टरेशन कर सकते हो पेपर 1 पेपर 2 के बीच में, अगर आपको बोर लगता है कोई एक यूनिट आपको हमेशा पढ़ते रहने से लगातार बोरिंग अगर लगता है, ठीक है, तो आप पेपर 1 को पढ़ लो 1 घंटे, पेपर 2 को 1 घंटे पढ़ लो, फिर स्विच करके पेपर 1 पे आ जाओ, फिर स्विच करके पेपर 2 पे चले जाओ, फिर पेपर 1 पेपर 2 इसी तरीके से। और जब आप ये सारी चीजें देख रहे हो, सिलेबस तो आपने देख लिया, ये सारी चीजें जब आप पढ़ रहे हो, हर एक यूनिट को कम से कम 3 दिन तक आपको पढ़ना है, 3-3 घंटे। और वो भी इस तरीके से पढ़ना है, जब आपने पढ़ लिया तो उसको नोट डाउन करते करते, और नोट डाउन इस तरीके से नहीं करना कि जो लिखा हुआ है उसको पूरा एज इट इज छाप देना है, वो नहीं। आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बना के जो है नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन के टाइम क्या हो, दिक्कत ना आए। जब भी आपको फिर फर्दर जब रिवीजन करना हो तो इजी तरीके से एक बार अगर आप उसको खोल के देख लो, तो आपके माइंड में ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, इम्प्लांट होनी चाहिए। एक बार देखने के बाद आपको समझ आ जाना चाहिए, फर्दर आपको वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 3 घंटा पेपर 1, 3 घंटा पेपर 2। ये सारी चीजें जब आप फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, आपका पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी, जब फंडामेंटल्स सारी चीजें क्लियर हो जाएं, डीप स्टडी करके नोट अगर आप बना लेते हो, ठीक है, तो फिर आता है क्वेश्चन की बारी। तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज उठा लेने हैं लास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी। लास्ट 5 ईयर के अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो, अगर आप
ये नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट 2 इयर्स के कम से कम आप जो है पेपर 1 पेपर 2 के हर शिफ्ट के पेपर 1 के, क्योंकि पेपर 1 हर सब्जेक्ट में जो है पेपर 1 सबका कॉमन होता है, वही सारी चीजें आएंगी। तो पेपर 1 लास्ट 2 इयर्स के भी अगर आप उठाते हो तो उसको अगर आप एनालिसिस करते हो तो आपको एनालिसिस किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको एनालिसिस करने के टाइम क्या करना है, पेपर एनालिसिस, ये आप देख सकते हो जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे की थी। इस साइड में आपको 3 कॉलम बना लेना है पेपर में, एक सीट में, और 3 कॉलम में पहले आपको क्या मेंशन करना है, यूनिट, फिर टॉपिक्स, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आए हैं उस पेपर से, ठीक है, ये मेंशन कर दिया आपने। तो यहाँ पे आप यूनिट्स मेंशन कर दो, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर आपका जो है कम्युनिकेशन, कंप्रीहेंशन, ऐसे करके सारे यूनिट इस तरफ मेंशन कर दो। और साइड में यहाँ पे जो मैंने टॉपिक मेंशन किया है, टॉपिक के टाइम पे क्या करोगे आप, यहाँ पे जहां जहां से भी क्वेश्चन आए हैं, आपने सब चीजें पढ़ ली फंडामेंटल वगैरह, तो जहां जहां से भी क्वेश्चन आए हैं आपको वो सारी चीजें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे वो सारी टॉपिक्स आप मेंशन कर दो और यहाँ पे कितने क्वेश्चन है वो लिख दो, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आप जब करोगे तो क्या होगा, एक आप में एक क्लियर माइंडसेट डेवलप होगा कि कौन से यूनिट से किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यह आपको पता चल गया। बहुत सारे जब आप ऐसे एनालिसिस कर लोगे, लास्ट जो है मैंने बोला 2 ईयर का, कम से कम लास्ट 2 इयर्स का अगर आप इस तरीके से पेपर एनालिसिस कर लेते हो तो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक कौन से हैं, आप उसकी जो है आपको नॉलेज हो जाएगी। तो उसी तरीके से आप क्या करोगे, इसी तरीके से पेपर 2 का भी करना है, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 की इसी तरीके से जब आप एनालिसिस करके पढ़ोगे PYQs, ठीक है, तो आप में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएगी कि क्या पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या चीजें आ रही हैं। और लेटेस्ट क्वेश्चंस को भी आपको एक बार एनालिसिस करना है कि क्या न्यू चीजें ऐड हुई हैं, क्या PYQs रिपीटेड मोड में आ रही हैं, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तब आप जो है उसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ोगे, उसी तरीके से उस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी आप धीरे धीरे डेवलप कर लोगे, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार और आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार फिर जब आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, रिवाइज करते करते आपका जो है माइंड एकदम शार्प हो जाएगा। सारी चीजों को आप ऐसे जस्ट उस पेपर के पेज को पलटते ही आपके नोट्स को आपके माइंड में सारी चीजें रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जब रिवाइज, आपको कम से कम पढ़ने के टाइम जो है, जब आप, मैंने आपको बोला हर यूनिट को अगर 3 दिन में आप कंप्लीट कर रहे हो तो हर वीक आपको जो है एक बार उसको रिवाइज कर लेना है ताकि आप भूल ना जाओ। एक बार बस अपने नोट को ऐसे पलट के देखना है कि क्या क्या चीजें मैंने पढ़ी हैं और क्या क्या चीजें आपको वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं, आपने जो चीजें पढ़ी। तो वीकली, कम से कम वीकली ना हो सके तो 15 डेज में एक बार आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। और ऐसे ऐसे रिवाइज करके आप उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप बुक पढ़ के अगर सारी चीजें समझ नहीं पा रहे हो तो किसी भी एक टीचर्स, जो कि यूट्यूब में अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हर कोई UGC नेट के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो जिस किसी भी टीचर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस किसी टीचर से भी आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है यूट्यूब से, उनसे आप पढ़ो, उनसे आप जो है पढ़ते पढ़ते नोट बनाओ और वो सारी चीजें आप जो है रिवाइज करते रहो बीच बीच में, ठीक है। कोई भी टीचर जो भी आपको अच्छे लगे पेपर 1 के लिए, जो भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ा पा रहे हो, जिसकी भी बातें आपको समझ में आती हो, उन टीचर से आप जो है यूट्यूब में पढ़ सकते हो, ठीक है। और पेपर 2 के लिए भी अगर आप नोट्स, इतने सारे जो है हमारे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, ठीक है, तो वो सारे स्टैंडर्ड बुक्स तो आप जीवन भर भी कवर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक लिस्टेड मैनर में जो भी UGC नेट की किताब बना रहे हो फ्लोचार्ट्स और डायग्राम के थ्रू, वो आप मार्केट से खरीद सकते हो और उसमें एक समरी नोट्स की तरह सारी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन वो काफी नहीं है, आपको फंडामेंटल समझना जरूरी है सबसे पहले पढ़ के, ठीक है। फिर आप जो है उस लूसिड मैनर में छपी हुई किताब को पढ़ सकते हो रिवाइज करने के लिए। जैसे कि मैंने सिमरनजीत कौर मैडम का ये किताब मंगवाया था रिवाइज करने के लिए, ठीक है, जब मेरे सारी फंडामेंटल्स क्लियर हो गई थी। और रिवाइज करने के लिए मैं ये किताब, इसमें आप देख सकते हो सारी चीजें
डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स के थ्रू ऐसे होती हैं। तो इसको जब आप पढ़ोगे ऐसे हाईलाइट करते हुए जो जो चीजें ऐड करनी है उसको आप ऐड भी करोगे, ऐड करते हुए ऐसे आप उसको साइड में लिखते हुए ऐसे चलना कि क्या एक्सप्लेनेशन उसकी स्टैंडर्ड बुक रेफरेंस बुक में क्या एक्सप्लेनेशन उसकी है, उसको ऐड ऑन करते हुए इसको पढ़ना है, ना कि बस इसमें जितना है उतना आप कवर कर लो, उतना काफी नहीं होगा, ठीक है। तो उसको ऐड ऑन करते हुए पढ़ो सारी चीजें, जो भी चीजें उसमें दी है उसको पढ़ो, ठीक है। और इसी तरीके से आपको जो है एक क्लियर माइंडसेट डेवलप कर लेना है कि क्या क्या चीजें हमें रिवाइज करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़नी है, और एट द एंड जाके हमें कैसे एग्जाम में एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जाम की अगर मैं बात करूं, जब भी हम एग्जाम में जाते हैं बैठते हैं वहां पे, तो हमारी जो है हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो जाती है, किसी किसी को जो है सफोकेशन भी होता है, किसी को सांस नहीं आ रही होती है, किसी का, तो वहां पे इतना सारा पैनिक्स लेके अगर आप जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप जो भी चीजें पढ़ के जाए होंगे वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो क्या करना है, जैसे कि 3 इडियट्स मूवी में एक सिंपल सा तरीका ऑल इज वेल वाला, वो आप कर सकते हो, अपने आप को थोड़ा बेवकूफ बना सकते हो। फेल भी हो गया तो क्या, इसके आगे भी जिंदगी है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब जिंदा रहने के लिए, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं कर सकता हूँ। तो एक काम एंड कूल माइंडसेट लेके आप वहाँ पे जाओ, बैठो चुपचाप से, शांत होके बैठो, किसी से ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं आसपास, चुपचाप अपने लैपटॉप को ऐसे देखते रहो जब तक कि एग्जामिनेशन मतलब वहाँ से कोई मतलब एग्जाम स्टार्ट करने के लिए जब तक ऑर्डर्स ना आए, बस वहाँ पे शांति से बैठना है। जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, मैंने अच्छे से पढ़ी है, ये आपको खुद से खुद को बताना है। और फिर जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए तो जो जो चीज़ें आपने पढ़ने के टाइम अप्लाई किया था, जो जो चीज़ें जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, किस तरीके से टिक लगानी है, क्या करनी है, वो सारी चीज़ें आप क्या करो, यहाँ पे शांत माइंड से आप जो है उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो अटेम्प्ट किस तरीके से आपको करना है, देखिए उसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन पेपर होता है 5 मार्क्स का पेपर 1 में, और एक जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, इससे तो आपको मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसमें 3 जो है एक इजी तरीके का होता है और 2 थोड़े टफ क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन में, हर यूनिट मतलब हर क्या बोल सकते हो आप उसको, पेपर 1 में हर किसी सब्जेक्ट के पेपर 1 में 3 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के इजी होंगे और 2 जो है आप उसमें थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो उसको भी अगर आप थोड़ा सा टाइम देके अगर सॉल्व कर पाओ तो बहुत अच्छा, वरना 4 भी अगर आप कर लेते हो वहाँ पे सॉल्व तो बहुत ही बढ़िया। और फिर कंप्रीहेंशन, उसमें से तो आप जैसे भी करके निकाल सकते हो 4 या 5 क्वेश्चन, आपके सारे भी ठीक हो सकते हैं थोड़ा अगर टाइम दे सको। तो उसको आप पहले से ही डाटा इंटरप्रिटेशन को अटेम्प्ट करने मत लग जाना, क्योंकि टाइम पहुंच जाएगा वहां पे और आपका जो है टाइम मेंटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। टोटल हमें कितना 3 घंटे मिलते हैं, तो पहले घंटे में आप क्या करो, आप कोशिश करो यूनिट 1 मतलब सब पेपर 1 का जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन, पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें इंडियन लॉजिक भी आता है वो, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आप पहले ये 8 यूनिट से जो है आप सारी चीजें कैसे पहले निकाल पाओ, वहां से आपको कोशिश करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉम्प्रीहेंशन पे आओगे, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो होता है उसको आप सॉल्व करो, फिर जाके एंड में जो है आप डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो है सॉल्व करना, ताकि आप उसमें ज्यादा पैनिक ना हो पाए, आराम से 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीजें करनी है। पेपर 1 से 1 घंटे से अगर ज्यादा लगा चुके फिर आपको पेपर 2 में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो 1 घंटे में आपको इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, फिर आपको जो है पेपर 2 पे स्विच करना है, वहां पे सारी चीजें आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर लास्ट में जो 3 कॉम्प्रीहेंशन उसमें भी जो दे रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन में बाद में जाइएगा, कॉम्प्रीहेंशन आपका आना ही आना है, ठीक है। तो सारे यूनिट से हमारा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल, पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें, पब्लिक फाइनेंस वगैरह, मनी एंड बैंकिंग से, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से क्या क्या करंट चीजें हैं वो आप जो है वहां पे जाके उसको पहले सॉल्व करो, और फिर क्या करोगे आप एंड में कंप्रीहेंशन की तरफ जाना, वो श्योर शॉट है, वो इजीली आप लास्ट में क्लियर कर सकते हो। तो
अगर आपको रिवाइज करनी होगी तो आप ये बुक जरूर ले लेना सिमरजीत कौर मैडम का। और उनकी अभी पीवाईक्यूज की भी कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ बुक आ रहे हैं वो, जिसमें कि वो अपना एक्सप्लेनेशन एक्लूसिव मैनर में आपको प्रोवाइड करते हैं। और मतलब मैंने भी उन सारी चीज़ों बुक्स को देखी हैं, पढ़ी हैं, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसी तरीके से अपने आप को तैयार किया। ठीक है। और जो है अगर आपको इंडियन इकोनॉमी में सारी फंडामेंटल समझनी है तो आप ये एनसीईआरटी के अरिहान की बुक्स जो है मार्केट से ले सकते हो। इसमें केवल इंडियन इकोनॉमी नहीं है, मतलब फंडामेंटल चीजें जैसे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग वगैरह, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस का भी फंडामेंटल, ये सारे कंटेंट्स आप देख सकते हो, एक बार देख लो आप। ये कंटेंट्स जो है इसमें मेंशन की गई है। ठीक है। तो इसको आप एक बार रिवाइज करने के लिए ये सारी बुक्स जो है आपको बहुत काम आएंगी जब आप रिवाइज करने बैठोगे। अगर आपको ये सारी चीजें मतलब तैयारी के दौरान रिवाइज अगर आप कर नहीं पा रहे, मतलब रिवाइज करने के टाइम आपको दिक्कत आ रही है कि क्या क्या चीजें कैसे कौन से नोट बनाऊं क्या बनाऊं, तो अगर आप इतना सारा नोट नहीं बना सकते तो बेस्ट होगा ये बुक ले लीजिए आप मार्केट से। ठीक है। और वहां पे जो भी चीजें आपको समझ नहीं आ रही हो तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हो, उसको साइड में रखे रहना। ठीक है। या फिर पीडीएफ की तरह कहीं से डाउनलोड कर लो। रेफरेंस बुक पढ़ने मत बैठ जाना पूरा सारा का सारा। ठीक है। उसमें आपको बहुत सारा टाइम जो है आपका चला जाएगा। तो रेफरेंस बुक स्टैंडर्ड बुक्स को बस आप रेफरेंस लेने के लिए, चीजें समझने के लिए आप जो है लाके उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है। तो वो कर लेना आप। और एग्जाम में मैं जैसे बता रहा था इस तरीके से आपको जो है एग्जीक्यूट करना है सारी चीजें, इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट देना है, शांत माइंड से सारी चीजें कर लो। फिर एंड में जो है आपको जो है शांत मन से एग्जाम कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया, जब तक कि इंस्ट्रक्शंस ना आए आप वहाँ पे बैठे रहो, फिनिश द एग्जाम। जब तक आपका नहीं हुआ होगा तो फिनिश करके वहाँ से फिर अपना जो है सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरा करके आप जो है एग्जाम हॉल से बाहर आ सकते हो। ठीक है। और एक चीज़ भी मैंने अभी आपको बताना चाहता हूँ, वो भी चीज़ आपको मैं आप बता दूँ कि देखो नेट जो है एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है टू बिकम ए लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर। लेक्चरर आप बिना नेट के भी बन सकते हो, लेकिन बाद में आपको जो है आगे दिक्कत आ सकती है जब आप चाहो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी जब आप फिलअप नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे आपको नेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप अगर लेक्चरशिप में भी जाना चाहते हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जाना चाहते हो तो आपको नेट मिनिमम करनी ही करनी है, क्योंकि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आपको पढ़ाना है, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, तो आपको नेट करना ही पड़ेगा। ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक। तो नेट आपको जैसे भी करके करनी है कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 1 और आगे भी प्रमोशन के लिए नेट की मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मांगेगी। ठीक है। जैसे कि टीचर्स के लिए आपको बीएड जरूरी है, लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको नेट जरूरी है। तो आपको क्या करना है, नेट जैसे भी करके क्रैक कर लेना है। देखो मैंने इतनी बार नेट क्यों किया, इसका भी एक कारण है। मैं चाहता था कि मैं जेआरएफ कैसे क्रैक करूं। जेआरएफ के लिए मैं हमेशा पढ़ता रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो है 98.82 परसेंटाइल, जो कि आसपास मैं पहुंच ही चुका था जेआरएफ के, और थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन अगर मेरे सही हो जाते तो जेआरएफ मेरा पहले अटेम्प्ट में निकल जाता। उसके बाद मैं बार बार ट्राई करता रहा, कहीं ना कहीं मुझ में भी कमी थी, या फिर बाय लक आप बोल सकते हो मेरा नहीं क्लियर हो रहा था। उसके पीछे बोलते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसी तरीके से क्या हुआ, मेरा नेट नहीं निकलने का भी एक कारण है, क्योंकि आगे जाके एसएसबी एग्जाम आया। ठीक है। उड़ीसा में जो कंडक्ट किया जाता है लेक्चरर्स के लिए, तो वो एसएसबी एग्जाम मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, क्योंकि मैं पहले से ही नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाई कर रहा था। इतना 2 बार मैंने एसएसबी देने से 2 बार पहले मैंने नेट क्रैक कर लिया था। ठीक है। तो फिर उसमें जो है जब एसएसबी का नोटिफिकेशन आया, एडवर्टाइजमेंट आया उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैंने उसको देखा, पढ़ा, फॉर्म फिलअप किया, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया। ठीक है। लेकिन मैं उस चीजें उसको वो मुझे मिलेगा या नहीं, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। मैं अपना फोकस जो था पूरा जेआरएफ में ही मेरा फोकस पहले से था। ठीक है। नेट करने के टाइम पे ही तो इतना मैं उसमें आगे निकल चुका था। करेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतना मेरे माइंड में छप चुका था, इतना मेरा प्रैक्टिस करके जो परफेक्शन है वो डेवलप हो चुका था। इसी वजह से क्या हुआ, पहले ही अटेम्प्ट मेरा एसएसबी
क्लियर हो पाया। रिटन में मैंने अच्छा स्कोर किया, 150 से करीब करीब मैंने 112 जो है स्कोर किया था। फिर मेरा नेट का 10 मार्क्स जो है उसमें ऐड हो गया। फिर बाकी इंटरव्यू वगैरह से मतलब पर्सनलाइज करके उन्होंने एक जेन्युइन सा मार्क देके मैं इंटरव्यू में भी क्रैक करके आज एक एसएसबी लेक्चरर के तौर पे प्राउडली जो है मैं एक कॉलेज में लेक्चरर के रूप में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये भी आप बोल सकते हो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे शायद जेआरएफ लगा कि कहीं पे पीएचडी फेलोशिप में करना नहीं था, मुझे जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन शायद गॉड देना चाहते थे, जिसकी वजह से मैं आज एक लेक्चरर बन पाया परमानेंट, वो भी रेगुलर पोस्ट, गवर्नमेंट स्पॉन्सर। ठीक है, तो अभी अगर मैं जेआरएफ करना भी चाहूँ तो वो मेरे उतना फायदे का नहीं होगा, इसलिए मैं अभी और अटेम्प्ट नहीं दे रहा। ताकि और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ें की वो सारी चीज़ें आपको गाइडेंस की तरफ मतलब गाइडेंस की तरफ मैं मतलब आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बनाया। और आप सारे मैंने जो सारी चीज़ें की आपको मैं वो सारी चीज़ें शेयर किया। अगर और भी कुछ चीज़ें अगर जानना है आपको तो आप मुझे वो व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू जो है पूछ सकते हो इंडिविजुअल ग्रुप से। ठीक है, और या फिर आप इसी चैनल में जो है कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या क्या दिक्कतें आपको आ रहे हैं, मैं उसी तरीके से आपको जो है हेल्प करूंगा। ठीक है,